हीरमपुर नामक गांव में राहुल और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। राहुल और सोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। दोनों भाई पूरे दिन खेती करते और उससे जो भी धन प्राप्त होता था उसी पैसे से वह अपने घर का खर्चा चलाते थे। बेटा, तुम दोनों पूरे दिन इतनी मेहनत करते हो, फिर घर आकर मेरी सेवा करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे माँ, ये तो हर बेटे का फर्ज होता है माँ की सेवा करना। आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो तुम दोनों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम चिंता क्यों करती हो माँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, तुम आराम करो, हम लोग खेत पर से कुछ काम करके आते हैं। इतना बोलकर दोनों भाई खेत पर काम करने चले जाते हैं। जैसे ही दोनों खेत पर पहुंचते हैं, खेत की हालत देखकर चौंक जाते हैं। उनके खेत में जमींदार की गाय घुस गई थी, जिसने पूरी फसल को खराब कर दिया। खेत की ऐसी हालत को देखकर दोनों भाई जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार साहब, आपकी गाय ने हमारी सारी फसल को खराब कर दिया। अरे तो क्या हुआ, फसल तो फिर आ जाएगी। वैसे भी तो जमीन मेरी है, तुम लोगों को केवल उस पर खेती करने के लिए दिया हूँ ना। दोनों भाई दुखी मन से घर वापस लौट आते हैं। क्या हुआ बेटा, इतने दुखी क्यों हो? सोहन माँ को सारी बात बताता है। दुखी मत हो बेटा, वो जमींदार ऐसा ही है। जब सुबह सुबह दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं तो उनकी जमीन पर कोई और खेती कर रहा था। ये क्या जमींदार साहब, इस जमीन पर तो हम लोग खेती करते हैं ना। तुम लोग खेती करते थे, आज से एक खेती करेगा। तुम लोग के 3 महीने पूरे हो गए। इसने तुमसे ज्यादा पैसे देकर इस जमीन को ले लिया है, अब से ये जमीन पर खेती करेगा। दोनों भाई निराश होकर घर की तरफ लौट आते हैं। और सारी बात अपनी बूढ़ी माँ से बताते हैं। देखो बेटा, मेरे पास और कोई जमीन नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी बुद्धि को बढ़ाना होगा। वो कैसे माँ? किसी भी चीज को अधिक जानने और समझने की कोशिश करो। अपनी नजर तेज रखो, अपना दिमाग हमेशा खुला रखो। दोनों भाई को माँ की बात अच्छे से समझ आ गई। थोड़े दिनों बाद उनकी माँ का देहांत हो जाता है। सोहन भाई, अब हमारे पास शहर जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। शहर जाकर कुछ काम करते हैं। आप सही कह रहे हैं भैया, वैसे भी हम लोग मेहनत करके अपना पेट तो भर ही लेंगे। दोनों भाई शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों भाई अपनी माँ के बताए अनुसार हर वस्तु को अपनी पैनी नज़र से देखकर वह दिमाग में रखकर आगे बढ़ते गए। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिला। तुम किसी खोई हुई चीज की तलाश कर रहे हो क्या? हाँ, पर यह तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हारा ऊँट खो गया है और वह काना है क्या? पहले बताओ, इतनी सारी बातें तुम दोनों को कैसे मालूम हुई? उस ऊँट पर एक छोटा बच्चा और एक औरत थी। इसका मतलब मेरा ऊँट तुम्हारे पास ही है। बताओ बताओ, मेरा ऊँट कहाँ है? नहीं नहीं भाई,
तुम गलत समझ रहे हो। हम लोगों ने तो तुम्हारा ऊँट देखा ही नहीं। तुम लोग मुझे पागल मत बनाओ, सीधे सीधे बता दो मेरा ऊँट कहाँ है। तुम लोगों को सब कैसे पता चला? नहीं नहीं भाई, हम लोग तो अपने नज़र और दिमाग का सही उपयोग किए हैं। तुम्हारा ऊँट तो दूसरी दिशा की तरफ गया है। तुम उस दिशा की तरफ जाओ, तुम्हारा ऊँट तुमको मिल जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे पता है मेरा ऊँट तुम्हारे पास है। मुझे मेरा ऊँट लौटा दो। दोनों भाई के बहुत समझाने के बाद भी वह आदमी नहीं समझा और दोनों भाई को राजा के पास ले गया। महाराज, मैं व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। मेरे पीछे पीछे मेरे काने ऊँट पर मेरी पत्नी और मेरा बेटा आ रहे थे। अचानक वह दोनों गायब हो गए। जब मैं उन्हें खोजने गया तो मुझे ये दो आदमी मिले। मुझे शक है कि इन्हीं के पास मेरा ऊँट और मेरी पत्नी और मेरे बेटे हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? महाराज, इसके बारे में मैंने इनको कुछ नहीं बताया, फिर भी इन्हें सब कैसे पता चला? अच्छा, तो इन्हीं दोनों ने चोरी किया है? तुम दोनों सच सच बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। नहीं महाराज, हमें नहीं पता कि इनका ऊँट और परिवार कहाँ है। तो तुम्हें इनके ऊँट और परिवार के बारे में कैसे पता चला? यह कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। हम अपनी पैनी नज़र और तेज बुद्धि से किसी भी वस्तु के बारे में बिना देखे पता लगा सकते हैं। अच्छा, तो तुम लोग किसी वस्तु को देखे बिना उसके बारे में पता लगा सकते हो? जी महाराज। ठीक है, मैं तुम लोगों की एक परीक्षा लेता हूँ। अगर तुम दोनों उस परीक्षा में पास हो गए तो मैं मान जाऊँगा कि तुमने चोरी नहीं किया है। महाराजा के आदेश पर सैनिकों द्वारा सभा में एक डब्बा लाया गया। दोनों भाई ने उस डब्बे को ध्यान से देखा। हाँ, तो बताओ इस डब्बे के अंदर क्या है? लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर तुमने गलत बताया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हाँ महाराज, हम बता सकते हैं कि इस डब्बे में बहुत ही हल्की और गोल वस्तु है। इस डब्बे में अनार है और वह अनार कच्चा है। राजा ने उस डब्बे को खुलवाया तो उसमें अनार ही थे। राजा यह देखकर हैरान हो गए और बोले, यह दोनों चोर नहीं है, यह दोनों बहुत ही समझदार इंसान हैं। तुम्हारा ऊँट खो गया है, इनकी बताई दिशा में जाकर उसकी तलाश करो। वह आदमी अपने ऊँट और परिवार की तलाश करने चला जाता है। तभी राजा बोलते हैं, तुम दोनों बेकसूर हो। तुम दोनों जाना चाहते हो तो जा सकते हो, परंतु मुझे यह बताओ कि तुम दोनों को कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खोया है और वह कैसा दिखता है? राजा की इस बात पर बड़ा भाई राहुल बोला, महाराज, जब हम लोग जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में जमीन पर कुछ निशान थे जो ऊँट के पैरों के थे, जिससे यह पता चला कि इधर से ऊँट गुजरा है। अच्छा, लेकिन यह कैसे पता चला कि वह ऊँट काना था? महाराज, सड़क की दाईं ओर की घास ऊँट ने चर रखी थी और बाईं ओर की घास वैसी की वैसी थी, तो इससे मालूम होता है कि वह ऊँट काना था। तुम दोनों बहुत समझदार हो, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि उस ऊँट पर एक औरत और एक बच्चा भी बैठा हुआ है?
महाराज, मैंने एक जगह ऊँट के घुटने के निशान देखे। उसके बगल में ही औरत के जूतियों के निशान और छोटे बच्चों के पैरों के निशान मिले, जिससे यह पता चला कि उस ऊँट पर कोई औरत और बच्चा भी सवार थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम दोनों को कैसे पता चला कि उस डब्बे के अंदर अनार रखा हुआ है? आपके सैनिक जिस प्रकार उस डब्बे को उठाकर ला रहे थे, उससे ये तो पता चल गया था कि उसमें कोई हल्की वस्तु है। उन्होंने जैसे ही डब्बे को रखा, उससे लुढ़कने की आवाज़ आई। लेकिन इन सब बातों से कैसे पता चला कि इसमें अनार ही है? कोई और वस्तु भी तो हो सकती थी। हाँ, हो सकती थी महाराज, परंतु ये जो डब्बा बागान की तरफ से लाया गया है, उस बागान में सिर्फ अनार के ही पेड़ हैं। और आपके महल में आते समय मैंने बगीचे में अनार के पेड़ देखे थे और सभी अनार कच्चे थे, तो मैंने इसी से अंदाज़ा लगा लिया कि डब्बे में अनार कच्चा ही होगा। दोनों भाइयों की पैनी नज़र और सूझबूझ से राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने दोनों भाई को अपनी सभा में शामिल कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बताए दिशा की तरफ ही मेरा ऊँट और मेरा परिवार मिल गया।